वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एग्जाम है ना कल, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आज हम यूनिट 4 पढ़ेंगे एंड देन MCQs का वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सम अप MCQs सारी यूनिट से एक ही वीडियो में रहेंगे, वो शाम तक आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ऐसा कर क्यों रही हूँ मैं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स MCQs क्यों बना रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि जैसे मान लो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में ये सजेशन दिया था कि जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी वीडियोज़ देखे हैं, पढ़ा है, कुछ भी किया है, तो वो एक बार थ्योरी रिवाइज करके MCQs सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ऑनलाइन क्विज़ वगैरह आते हैं वो सॉल्व करें, या फिर ऑनलाइन जो MCQs ही आते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कुछ पढ़ा है मैंने तो उससे मैं MCQ सॉल्व कर पा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि उन्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर है या जिन्होंने नहीं अच्छे से पढ़ा है, तो वो MCQs पर फोकस करें कि थ्योरी पर फोकस करें, वो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर। तो बेटर है कि अगर लास्ट स्टेज में आपके थ्योरी या फिर आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से मान लीजिए 20 है तो अप्रॉक्स 15 टॉपिक्स आप चूज़ करिए, उन टॉपिक्स के MCQs ऑनलाइन सर्च करिए, अगर आपने टीचर्स ने दिए हो तो उनका पढ़िए, PDF कुछ भी जो आपको सही लगे। हर टॉपिक के 50-50 MCQs एक दफ़ा पढ़ के, अगर आपको पढ़ के कॉन्फिडेंस नहीं कि याद रहेगा तो उस MCQs को सिर्फ कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब ऑप्शन सामने आएंगे तो जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको बता देगा कि ये पढ़ा हुआ है मैंने। ठीक, तो ये एक एडवांटेज है कि सामने आपके ऑप्शंस या फिर आंसर्स होंगे ही होंगे। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं। अभी OB की यूनिट 3 तक सब कुछ हो गया, सारे वीडियोस डाल दिए हैं, एवरीथिंग, तो वो आप लोग देख लो। यूनिट 4 अभी देख लो एंड उसके बाद MCQs शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब इसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, लेकिन सब कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में पढ़ना है, उसकी चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज मैनेजमेंट एंड 2-3 थ्योरीज भी हैं चेंज मैनेजमेंट के अंदर, एंड फिर डेवलपमेंट, इफेक्टिवनेस, कल्चर, पावर, पॉलिटिक्स, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर पढ़ना है। ठीक है, इसके नोट्स भी मैं डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, डाल दिया है मैंने, वो भी पढ़ लेना। एंड जो ये लास्ट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में शेयर कर दूंगी। ये वीडियो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में बना हुआ है, तो सेम वही है, वो आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो फिर ठीक है, MCQs के भरोसे बैठो, पढ़ के जाओ उसी को, वो वीडियो शाम तक आ जाएगा। एंड सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो बट ऑब्वियसली आई सजेस्ट कि वीडियोज़ एक बार पढ़ ज़रूर लेना, सुन ज़रूर लेना। ठीक है, सो पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सबसे पहले चेंज क्या होता है? चेंज एंटायर वर्क सेटअप का मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन चेंज सिमिलर वर्ड है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटायर वर्क सेटअप इज चेंज। एंड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स टू मॉडिफाई या फिर रेनोवेट या फिर implement new procedures, new technologies and modification in the entire work setup, तो वो पूरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो गया। नाउ व्हेन टू टॉक अबाउट द नेचर, हेडिंग्स लिखी नहीं है मैंने, बट हाँ साथ साथ में कंटेंट आता जाएगा, आप कंटेंट पढ़ना और मुझे ध्यान से सुनना। वो कंटेंट मेरे ब्लॉग का ही है, बस मैं खाली ये है कि डायरेक्ट डेस्कटॉप साइट से स्क्रीनशॉट लेके लगा देती हूँ, और जो आप लोग ब्लॉग पढ़ोगे वो प्रॉपर एक वेबसाइट के थ्रू जाकर ब्लॉग पढ़ोगे, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, सो अब हम जब बात करेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की, कि एक्चुअली चेंज का नेचर क्या होता है, सबसे पहला क्या है कि अफेक्ट्स एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे मतलब आपको एग्जांपल देती हूँ मैं इक्विलिब्रियम का। फॉर इंस्टेंस कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है एंड हम कह सकते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो दोनों की साथ में अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन, अच्छी जो पहले से रूल्स रेगुलेशंस कंपनी के चले आ रहे हैं उसके बेसिस पे अच्छी कोऑर्डिनेशन है, अच्छी दोनों की कम्युनिकेशन है, दोनों एक दूसरे को नॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम का स्टेट है कि ठीक है ना, किसी का कम ज़्यादा कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब आप चेंज को अप्लाई करना चाहोगे या कोई नया चेंज लाना चाहोगे, तो कुछ वक्त के लिए जब तक वो चेंज अडॉप्ट नहीं कर लेते सारे एम्प्लॉयज़, ये जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है ये अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफेक्ट ही होता है, नया इक्विलिब्रियम का स्टेट बनता भी है। हो सकता है कि कोई और ऐसा लेवल या कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे जब चेंज आने के बाद मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो दोबारा से कोऑर्डिनेशन में आ जाएं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में पीसफुल सिचुएशन है उसे अफेक्ट भी करता है, पर नई पीसफुल सिचुएशन लेकर भी आता है। ठीक है, देन वी हैव इन्फ्लुएंसेस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कुछ भी चेंज करोगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन में चेंज होता नहीं है, ग्रेजुअल होता है, डिसाइड करना, फिर उसको अप्लाई करना, फिर अडॉप्ट करवाना, फिर एक्सेप्ट करवाना, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग रिटायर हो रहे हैं तो
नई जितने जितने भी लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए लोग रिक्रूट किया जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी तो नए लोग रिक्रूट कर रहे हैं, पुरानी मशीनरी ख़राब हो रही है नई खरीदी जा रही है, नई खरीदी की कोई पुरानी ख़राब हो गई। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, डेली बेसिस पे चलता ही रहता है। उसके बाद है परसेप्चुअल एंड बिहेवियरल, बट ऑब्वियसली चेंज की नीड और चेंज करने का प्रोसीजर, चेंज की इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ बिहेवियरल और परसेप्चुअल प्रोसेस है। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम ये चीज़ें क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल फिनोमिनन पे बेस्ड होती हैं। ठीक है। उसके बाद अफेक्ट इंडिविजुअल्स इन मल्टीपल रोल्स। फॉर एग्जांपल पीपल रिटायर हो गए, कोई एक मैनेजर है वो रिटायर हो गया, उसकी जगह एक नया आपने मैनेजर या फिर नया हाईली क्वालिफाइड बंदा हायर किया। ठीक है। बट अब यहाँ पे जो मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स थे, जो मैनेजर के साथ में जो सेम लेवल पर जो मैनेजर्स थे, वो हर कोई अफेक्ट होगा हर तरीके से, क्योंकि जो पहले थे जो रिटायर हो गए वो एक्सपीरियंस ज़्यादा थे, उनका काम करने का तरीका सबको पता था, सबके उनसे कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब कुछ बन चुकी थी। तो मल्टीपल रोल्स में भी लोग अफेक्ट होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कोई आता है। ठीक है। देन वी हैव नेचुरल फिनोमेना, बट ऑब्वियसली चेंज इज़ मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं होता, चेंज करना ही पड़ता है। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट होती रहती है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है। तो क्वाइट अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के गोल क्या होते हैं, चेंज करता क्यों है इंसान। ठीक है। तो सबसे पहला है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए चेंज इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली जो मान लीजिए कि अब हम लोगों को टच स्क्रीन पसंद है, पहले कीपैड आते थे, तो कीपैड से टच स्क्रीन जब कस्टमर की डिमांड बदली तो आपका प्रोडक्शन, आपका स्ट्रैटेजी सब कुछ बदला, तो ही आप सर्वाइव कर पाए मार्केट में। अदरवाइज़ जो कंपनीज कीपैड ही बना रही थी, जिन्होंने शिफ्ट करने की जो जहमत नहीं उठाई, वो सर्वाइव नहीं कर पाई। सर्वाइवल, ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल पैटर्न्स, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन सबके मॉडिफिकेशन के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेंज करने का गोल ही यही होता है कि सर्वाइव कर पाए कंपनी, ग्रोथ उसकी हो पाए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाए। ठीक है। देन वी हैव दी हेडिंग ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो गया, मार्केट की कंडीशन हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, सोशल चेंजेस, लाइक हम लोग अब टीवी से नेटफ्लिक्स पे आ गए। ठीक है। जो यूथ है वो टीवी से नेटफ्लिक्स पे आना पसंद कर रहा है। तो ये सब सोशल लेवल के चेंजेस हैं कि आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो। पॉलिसीज़ और लॉ में चेंजेस, अब स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया स्कीम वगैरह लॉन्च की गई, तो अब एंटरप्रेन्योर्स को अच्छी खासी एक हवा मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो पॉलिसीज़ और लॉज भी चेंज होते हैं, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। ठीक है। पॉलिटिकल फोर्सेज, लाइक अब मान लेते हैं कि एक बारी बहुत फेमस स्टोरी है कि जब कोक को इंडिया में बैन कर दिया गया था, कोका कोला पहले कोक थी, तो उसको जब बैन किया गया था, तो ये सब पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। कब आपकी कंपनी को क्या अफेक्ट कर रहा है, कहाँ से, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या नहीं। यूक्रेन का जब वॉर हो रहा था तो ऑब्वियसली बात है, जो भी लोग और जो भी कंट्रीज़ ऑयल इंपोर्ट करती थी उन पर बहुत दिक्कत पड़ रही थी, उन पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था। वर्क फोर्स की डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स आपका वर्क फोर्स है, अब आप रिक्रूटमेंट किस किस स्टेट से कहाँ से कर रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। ठीक। अब जो इंटरनल चेंजेस हैं वो लाइक कि जो मैनेजर्स हैं या फिर जो भी वर्कर्स हैं उनको चेंज करो, तो उनका तरीका, उनका काम करने का तरीका, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कनेक्शन, हर चीज़ वहाँ पे अफेक्ट होती है, चेंज होता है। ठीक है। अब एक और रीज़न ये हो सकता है कि जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से, मान लो कि स्ट्रक्चर बहुत रिजिड है, हायरार्की फॉलो करता है, पर इस स्ट्रक्चर की वजह से सेल्स में दिक्कत आ रही है या फिर कंपनी डेवलप नहीं कर पा रही है, तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी है उसको ख़त्म करने के लिए भी चेंज किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं, लाइक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन, वर्क क्लाइमेट के चेंज वगैरह, ये सब कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं जो ये ऐसा प्रेशराइज़ करते हैं मैनेजमेंट को कि आप चेंज अडॉप्ट करिए, चेंज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो रहा है। अब चेंज के टाइप्स देख लो। चेंज के टाइप्स में हैपेंड चेंजेस, मतलब वो चेंजेस जिनका ऑर्गेनाइजेशन पर जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर बहुत थोड़ा, जैसे मान लो कि अब यूक्रेन के वॉर में, जो यूक्रेन रशिया का वॉर था, उसमें किसी भी एमएनसी का क्या कंट्रोल था, वो जाके वहाँ खड़ी होकर शांति प्रस्ताव तो दे नहीं सकती थी। तो सेम चीज़ है, ऐसे कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं। अब
ऑयल इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो जो भी हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है लाइक नमकीन वगैरह की, बिस्किट वगैरह की, वो तो बहुत अफेक्ट हो रही थी। पर वो क्या करे, वो जाके फैक्ट्रीज़ वहाँ जाके खड़ी हो जाए कि भैया तुम लड़ो मत, हमें दिक्कत हो रही है, नहीं कर सकती ना। तो दीज आर हैपेंड चेंजेस जिनके ऊपर बहुत थोड़ा सा या फिर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। फिर आता है रिएक्टिव चेंजेस। ये चेंजेस वो होते हैं जैसे मान लो जो अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, और जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं कि हैपेंड चेंजेस हुआ रशिया यूक्रेन का वॉर, इसकी वजह से ऑयल इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया, कमी पड़ने लगी तो उसका रेट बढ़ गया। तो अब इस पर रिएक्शन क्या होगा कि ऑयल का यूज़ कम करें, कोई नया वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, कोई नमकीन ऐसी या बिस्किट ऐसा निकालें जिसमें कोई और ऑयल यूज़ करके बनाएं तो भी उसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो ये रिएक्टिव चेंज है कि आपने अपने प्रोसेस में चेंज किया हैपेंड चेंज के रिस्पॉन्स में। फिर इसके बाद है एंटीसिपेटरी चेंज। एंटीसिपेशन का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, ठीक है, कि आगे क्या होगा। जैसे बहुत से लोग एमसीक्यू में तुक्का मारने वाले हैं कि भाई इसका ये होगा, उसका वो होगा। तो एंटीसिपेटरी चेंज ये होता है जैसे मान लो कि आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ मैनेजर्स, बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, जैसे मान लो कि कुछ मैनेजर्स बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्हें लगता है अगर कि मान लो कि फॉर इंस्टांस कि लाइक इस बार ये पार्टी हार जाएगी, सॉरी बहुत बारिश हो रही है तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, ठीक है। उन्हें लगता है कि इस बार ये पार्टी हार जाएगी और नई जो पार्टी आएगी वो बिज़नेस को कम से कम सपोर्ट करेगी, तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना शुरू कर दें, सोशल वेलफेयर का काम बढ़ा दें, ताकि जो नई पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी वो उनके बिज़नेस को ज़्यादा अफेक्ट ना कर पाए, ये देखें कि वो लोग सोशली इंगेज्ड भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंटीसिपेटरी चेंजेस हो गए। देन वी हैव प्लान्ड चेंजेस, स्ट्रैटेजिक चेंजेस, प्रोसेस ओरिएंटेड चेंजेस। अब प्रोसेस में जैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि लेबर इंटेंसिव है कि कैपिटल इंटेंसिव, हम ज़्यादा लेबरों का यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। पीपल ओरिएंटेड चेंज, अब इसमें जैसे मान लो कि हम कोई चेंज ला रहे हैं, लाइट गई, हम कोई चेंज ला रहे हैं तो उससे लोगों पे, एम्प्लॉयज़ पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, तो उनको ट्रेनिंग, जैसे मान लो कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुए, तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे जिन्हें ऑनलाइन वर्क करना ज़्यादा नहीं आता है, उन्हें इस चेंज में इन्वॉल्व करने के लिए हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि ऑनलाइन कैसे वर्क करते हैं, क्या करते हैं, तो ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये सब कुछ देना करना पड़ेगा। तो ये हो गया पीपल ओरिएंटेड चेंज, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशनल चेंज। ऑपरेशन जो हो रहे हैं कंपनी में, लाइक मान लेते हैं कि कुछ भी बन रहा है, प्रोसेसिंग, क्वालिटी, प्राइसिंग, ये सब ऑपरेशनल चेंज है, डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हो रही होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डायरेक्शनल चेंजेस हैं, जैसे मान लो कि अब हम हमारे पास कैपिटल ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो अब हम चाहते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, नए मशीन्स लेकर आएँ, लेबर का खर्चा कम से कम हो जाए ताकि हमारा और प्रोडक्शन अच्छा एफिशिएंट हो। तो ये डायरेक्शनल चेंजेस हैं। आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से हट के कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पे जाना चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव फंडामेंटल चेंजेस, बट ऑब्वियसली कंपनी का गोल, विजन क्या है, बहुत डीप रूटेड चेंज होता है, इतनी ईजिली होता नहीं है ये, उसको चेंज करना, ठीक है। टोटल चेंज से एग्जैक्टली सारी चीज़ों में, मैनेजमेंट से लेके, रिक्रूटमेंट से लेके, प्राइसिंग, प्रोसेसिंग, हर चीज़ में चेंज करना टोटल चेंज होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, नाम अलग अलग है, एग्जाम्पल्स आपको सेम ही मिलेंगे। जैसे मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो रही है, उसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी कम होती जा रही है, तो उसको चेंज करना इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। क्योंकि अगर आप नई मशीन ले लोगे एंड उसके बाद उसका यूज़ करोगे तो बट अभी आपका प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और आप मार्केट में कम्पीट भी कर पाओगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज, चेंज इन हायरार्की, जैसे मान लो कि आपके 5-6 लेवल्स हैं, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में 5-6 मैनेजर्स हैं, जिनसे होकर ही आप टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात कर सकते हो। तो उन 5 को रिड्यूस करके 3 मैनेजर्स कर देना, या फिर डिपार्टमेंट 5 है उनको बढ़ा के 6 कर देना, या फिर घटा के 4 कर देना, ये सब क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ठीक है। अब उसके बाद है रिक्रिएशनल चेंजेस। रिक्रिएशनल में क्या होगा, जैसे कि कुछ MNC कंपनीज़ होती हैं, वो उनका जो ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो दिसंबर में ही एंड होता है, तो वो दिसंबर में अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड नाइट में भी बुलाती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो उन्हें आई थिंक हाँ इंटरनेशनल या फिर नेशनल टूर्स पे भेजती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के एक्सपेंसेस पे। तो ये सब रिक्रिएशनल चेंजेस हैं, यहाँ पे आप एम्प्लॉय को एनर्जाइज करते हो, रिफ्रेश करते हो वर्क के बर्डन से हटा के, ठीक है। एंड देन वी हैव एवोल्यूशनरी चेंजेस, बट ऑब्वियसली छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस धीरे धीरे करके एवोल्यूशनरी चेंजेस में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कभी हो गया कि अब आप फैक्स की बजाय प्रिंटर यूज़ करेंगे, एक बार ये चेंज आ गया। फिर अब ये हो गया कि अब आप ऑफलाइन के बजाय 90% काम ऑनलाइन करेंगे। तो ये सब थोड़े थोड़े चेंजेस करके जो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जब उनको कंबाइन किया जाए प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी मैनेजमेंट में, वो सब एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं।
देन वी हैव रेवोल्यूशनरी चेंजेस। अब देखो रेवोल्यूशनरी चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो बहुत ही रैपिड, ड्रामेटिक और बोल्ड होते हैं। जैसे जब कोरोना आया तो नो वन हैज़ कंट्रोल ऑन दैट। तो कोरोना तो एक हैपेंड चेंज था, उसकी वजह से इंडस्ट्री ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुई। बट ये जो शिफ्ट था ये बहुत रैपिड और ड्रामेटिक शिफ्ट था, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था जितना शिफ्ट हो गया ऑफलाइन से ऑनलाइन में। तो दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी चेंज। अब इसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक एरा में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा आफ्टर दिस वेव ऑफ कोविड, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंज था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो लेवल ऑफ चेंजेस है। अब लेवल ऑफ चेंजेस में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लाइक इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और ग्रुप लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे कोई चेंज, लाइक कोई पुराना मैनेजर था उसको हटा के नया मैनेजर रिक्रूट किया गया, ये इंडिविजुअल लेवल का चेंज है, ठीक है। अब कोई मैनेजर था जो बेसिकली ऑनलाइन रिपोर्टिंग लेना पसंद करता था, बट अब वो ये डिसाइड कर रहा है कि हम हर महीने मीटिंग लेके रिपोर्टिंग लेंगे। तो ये सब इंडिविजुअल लेवल के चेंजेस हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के चेंजेस जितने भी मैंने गिनाए सारे, कुछ भी अब उनमें से मान लो, मशीन का चेंज करना, प्रोडक्शन का चेंज करना, स्ट्रक्चर का चेंज करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के चेंजेस हैं। एंड देन ग्रुप लेवल के चेंजेस, ग्रुप नॉर्म, जैसे मान लो कि एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें 4-5 मैनेजर्स ऐसे हैं, ग्रुप बना हुआ है, तो वो अपने ग्रुप में कुछ चीज़ें शेयर करते होंगे। जैसे मान लो कि उनका ये होगा कि हम लोग कॉफ़ी टाइम में, जब ऑफिस का कॉफ़ी टाइम होता है तो हम लोग सभी लोग कुछ भी कर रहे होंगे बट सब कुछ छोड़ के रिफ्रेशमेंट के लिए कैंटीन में इकट्ठा होंगे। तो ये उनके ग्रुप के नॉर्म्स या फिर उनके ग्रुप के रूल्स होंगे। बट अगर इसमें वो कुछ चेंजेस करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ग्रुप लेवल का चेंज होता है। तो ये चेंज के लेवल्स थे, ठीक है। अब हमारे पास है रेजिस्टेंस टू चेंज। भाई देखो, चेंज करना किसी को पसंद नहीं होता है, बट ऑब्वियसली स्पेसिफिकली हम ह्यूमन बींग्स, हम तो ऐसे बने हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो मत ही निकालो, चाहे हमारा ही भला क्यों ना हो रहा। तो वैसे तो सारी लिविंग स्पीशीज़ किसी को भी चेंज नहीं पसंद है, बट स्पेसिफिकली ह्यूमंस को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं पसंद है। तो दिस टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ नोन एज रेजिस्टेंस टू चेंज। जब आप चाहते ही नहीं है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो ये जो आपकी टेंडेंसी होती है ना कि हमें कंफर्ट जोन में ही रहना है, दिस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस टू चेंज। और कोई वजह नहीं होती चेंज के। रेजिस्टेंस का मतलब मना करना, दूर भागना, या फिर अवॉइड करना, या फिर बिल्कुल ही एकदम अगेंस्ट में रहना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज इस टेंडेंसी को बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे पास है लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, बट ऑब्वियसली इसके भी 3 ही लेवल हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और ग्रुप लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है आप हैबिचुअल हो गए उस काम के, इसलिए आप ना चाहते हो, आप में इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो कि अगर ये चेंज हो गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया तो यार मुझे निकाल ना दिया जाए कंपनी से, अनसर्टेनिटी का फियर हो, ठीक है। ह्यूमर से या फिर मिसकंसेप्शंस, किसी ने आपको बताया कुछ हो और चेंज हो रहा हो किसी और चीज़ के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल रेसिस्टेंस, पावर हो गया, पोजीशन हो गया। जैसे कुछ मैनेजर्स हैं, वो मान लो कि अब डिपार्टमेंट 5 से 6 हो रहे हैं तो ट्रांसफ़र वगैरह पॉसिबल है। तो कुछ मैनेजर्स हैं जो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफ़र हो, हमें कहीं और जाकर शिफ्ट होना पड़े, तो वो अपनी पावर पोजीशन का यूज़ करके, कॉन्फ्लिक्ट्स का यूज़ करके वहाँ पे वो सब उनके रीजंस हो सकते हैं चेंज से रेजिस्ट करने के, ठीक है। और ग्रुप लेवल के भाई, बट ऑब्वियसली ग्रुप के, जैसे मान लो ग्रुप के नॉर्म्स हो गए, एथिक्स हो गए, जो पर्सनली ग्रुप के होते हैं, ग्रुप के थ्रू जितनी लॉयल्टी होती है ग्रुप मेंबर्स की, वो सब कुछ वजह हो सकती है कि लोग चेंज ना करना चाह रहे हो। अब हम इस चीज़ से डील कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस टू चेंज इतना ज़्यादा होता ही है, बट ऑब्वियसली भाई देखो, अगर कंपनी में 100 लोग भी हैं, आप कुछ भी नया लाना चाह रहे हो, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो उसमें से आधे तो ऐसे होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे, हमेशा ही होंगे, हर एक डिसीजन पे होंगे। तो इससे डील कैसे करना है? कुछ सिंपल से मेथड्स फॉलो कर सकते हैं आप। पहला मेथड है क्लैरिफिकेशन ऑफ विजन एंड गोल। देखो, क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मिसकंसेप्शंस की वजह से, ह्यूमर की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि मिस जजमेंट की वजह से, या फिर मिसलीडिंग की वजह से, जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली, वो भी एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई होती है वो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई होती है। तो जब तक आप चेंज क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उस चेंज से क्या रिजल्ट आएगा, उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तब तक चेंज से रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। और अगर क्लैरिफाई करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और, रेजिस्टेंस टू चेंज हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैंट एंड दिस अप, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे ही जो रेजिस्ट करेंगे, बट हम इसे कम से कम कर सकते हैं, ताकि जो चेंज हम लेकर आएँ उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन इन द चेंज प्रोसेस। कुल मिलाकर डिसीजन मेकिंग में अगर हम एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएंगे तो हम ईजिली चेंज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ का फीडबैक जानने के लिए उनका इंटरव्यू करना कि भाई हम ये करना चाह रहे हैं, तुम्हारा इस पर क्या फीडबैक है, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव एम्प्लॉयज़ से कमिटमेंट लेना, कम्युनिकेशन चैनल को अच्छा करना,
ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ को चेंज अच्छे से अडॉप्ट करने के लिए रिवॉर्ड देना या फिर अप्रिसिएशन देना। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर रेजिस्टेंस टू चेंज हो रहा है तो वो गलत ही हो रहा है या फिर वो हमारी डेवलपमेंट में रुकावट ही है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज के बेनिफिट भी होते हैं। जो सबसे बेसिक बेनिफिट है कि अगर कोई इंसान चेंज, जैसे मान लो कि 10 लोग हैं जिनके ऊपर हमें एक चेंज को लागू करना है या फिर एक नए डिसीजन को लागू करना है, उनमें से 5 लोग एकदम ही अगेंस्ट हैं उस डिसीजन के। तो अगर वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे किसी भी तरीके से, तो हम एक बार सोचेंगे कि यार एक बार ट्राई करते हैं, क्या पता अपने डिसीजन में कुछ चेंजेस कर सकें ताकि हम उन 5 को भी मना सकें, वरना कोई फ़ायदा होगा ही नहीं डिसीजन को अप्लाई करने का। तो री एनालिसिस का चांस देता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ऐसे में अगर मान लो कि आपने कोई फैक्टर मिस कर दिया उस डिसीजन को लेते वक्त, या आपने कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू सिनेरियो मिस कर दिया जो इंपॉर्टेंट था उस डिसीजन के लिए, तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके एक अच्छा और नया वैल्यूएबल डिसीजन ले सकते हैं जो कि पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और इफेक्टिव हो। ठीक है, देन वी हैव चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट नेक्स्ट टॉपिक। अब ये होता क्या? चेंज मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज। सिस्टमैटिक जो होना चाहिए, ठीक है, प्लान्ड होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, जो आपको पोटेंशियल डिज़ायर्ड, जिसमें पोटेंशियल हो कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट वो दे सके। कुल मिला के द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज टू मेक इट मोर प्लान्ड, सिस्टमैटिक एंड पोटेंशियल इनफ टू गिव यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट इज नोन एज चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट विच वी हैव इज़ कि हम चेंज को मैनेज कैसे करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है भैया, क्यों लोग नहीं मान रहे हैं, क्या दिक्कत है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रॉब्लम के कॉज को रिकॉग्नाइज करेंगे कि भैया क्यों, क्या वजह है, इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। फिर उसके बाद हम चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कुछ देख ताक के कि भाई अब ठीक है, ये वजह थी, ये हमने ख़त्म कर दिया, अब हम चेंज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फिर हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे, उसके अच्छे बेटर रिजल्ट्स बताएंगे, एनर्जाइज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम मैनेजिंग द ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि एक फ़ेज़ होता है भाई, चेंज जो एक्सेप्ट भी कर रहा है, मान लो वो अपने बॉस से लॉयल है तो वो बिना कुछ कहे चेंज को एक्सेप्ट कर ले रहा है, बट उसके मन में भी कुछ डाउट होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं कि क्या ये मेरी जॉब तो नहीं खा जाएगा ये चेंज, क्या ये मुझे दिक्कत तो नहीं करेगा, क्या ये मेरा पेरोल तो नहीं कम कर देगा। तो इन चीज़ों को मैनेज करना भी चेंज मैनेजमेंट में ही आता है। तो ये 5th स्टेप था। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज को सपोर्ट करना। सारे एम्प्लॉयज़ को जब आप मोटिवेट कर लोगे, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दोगे, तो एम्प्लॉयज़ से चेंज के लिए आप सपोर्ट मांगोगे कि हर कोई चेंज को एक्सेप्ट करे और चेंज के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करें। एंड देन उसके बाद आप चेंज को इवैल्यूएट करोगे कि आपने जिस पर्पज़ के लिए चेंज किया था, क्या वो पर्पज़, वो चेंज या फिर वो डिसीजन फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। तो देन हमारे पास है अप्रोचेस टू मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, इन अप्रोचेस में हमें 4-5 थ्योरीज पढ़नी है, आई गेस 4 थ्योरीज पढ़नी है। वैसे तो थ्योरीज में बहुत नाटक होते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, बट हाँ आपका MCQ बेस्ड है तो बट ऑब्वियसली थ्योरी किसने बनाई, कब बनाई, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी में जो हेडिंग्स है, जैसे कि मान लो 3-4 वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल आपको मैं देती हूँ। जो मास्लो की थ्योरी है, मास्लो की थ्योरी में जो 5 स्टेजेस हैं, उन 5 स्टेजेस के नाम हैं। उन 5 को आपसे MCQs में पूछ सकता है कि नेम ऑफ द स्टेज 4 ऑफ थ्योरी मास्लोज मोटिवेशन थ्योरी इस ऑप्शंस आपको दे दिया ना, आपको उसमें से क्लिक करना पड़ेगा। तो बस इतना पढ़ो, थ्योरी में घुसने की कोई नीड है ही नहीं क्योंकि MCQ बेस्ड पेपर है। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी हमारी कर्ट लेविन की थ्योरी है, 3 स्टेप मॉडल। अब 3 स्टेप मॉडल कर्ट लेविन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, कर्ट लेविन, इनका नाम याद रखना कि 3 स्टेप मॉडल किसका था। ठीक, अब इनकी थ्योरी में जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहला है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है जो चेंज से रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब चेंज के लिए जो अगेंस्ट जा रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ है चेंज जो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उस रेजिस्टेंस के लेवल को कम से कम करना, ये इनका पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज का नाम है मूविंग। मूविंग का मतलब कि जब आपने रेजिस्टेंस को कम कर दिया, अब कम से कम लोग उसके खिलाफ हैं, तो जिन लोगों को आपने चेंज के फेवर में लाया है, उन लोगों का एटीट्यूड, बिलीव और उनके थॉट्स चेंज को लेके, जो भी चेंज है, जो भी डिसीजन है उसको लेके बदलना या फिर उसके फेवर में करना। देन हमारे पास 3rd स्टेज है जिसे हम बोलते हैं रीफ्रीजिंग एट न्यू लेवल। इसका मतलब है कि जब आपने, मान लीजिए कि 10 लोग थे, 10 में से 8 अगेंस्ट थे, आपने 8 में से इन प्रोसेस के थ्रू 8 में से आपने 6 लोगों को फेवर में करा लिया।
अब जो 6 लोग आपके फेवर में आ गए, आपने अब इस स्टेज पे आपको उनके बिलीफ सिस्टम, उनके चेंज को लेके एटीट्यूड को इतना फर्म, इतना कमिटेड बनाना है कि वो दोबारा से चेंज के अगेंस्ट ना जाएं। तो ये रीफ्रीजिंग का स्टेज था, ठीक है। अब इन्हीं तीनों स्टेजेस को आप रट के रखना, अनफ्रीजिंग, मूविंग, रीफ्रीजिंग, इनके बेस पे आगे की सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारी थ्योरी है वो है 7 स्टेज मॉडल ऑफ चेंज। अब इसको बनाया था एडगार ह्यूज ने 1980 में, एडगार ह्यूज 1980 में, ठीक है। इनके 7 स्टेजेस सुन लो। पहला स्टेज है काउंटिंग, कि चेंज की ज़रूरत क्यों है, हम ये डायग्नोस करते हैं। दूसरा स्टेज है एंट्री, कि हम किस तरीके से चेंज करेंगे, चेंज के आउटकम क्या होंगे, हम ये चीज़ निकालते हैं। तीसरा स्टेज है डायग्नोसिस, जो हिडन या फिर जो चीज़ें एग्जैक्टली सामने नहीं दिख रही हैं बट ये प्रॉब्लम आ सकती है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में, उसका डायग्नोसिस करना। फिर प्लानिंग, कि कैसे कैसे चेंज करेंगे, कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे चेंज को, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे, ये प्लानिंग। फिर एक्शन, जो भी हमने प्लान किया, जो भी स्टेप्स, उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना। 6th स्टेप है स्टेबलाइजेशन एंड इवेलुएशन। इस स्टेप को हम रीफ्रीजिंग भी कहते हैं। रीफ्रीजिंग मतलब वही जो कर्ट लेविन की थ्योरी में था, ठीक है। एंड देन टर्मिनेशन, उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, मतलब तुम्हें समझ में आया नहीं। जैसे कि हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में चेंज मैनेजमेंट एक कमेटी बैठाते हैं, उसमें चेंज एजेंट्स होते हैं, उन सबको टर्मिनेट करना या फिर उस कमेटी को डिसॉल्व करना, लास्ट इनका ये स्टेज। देन लास्ट वन विच वी हैव इज, लास्ट थ्योरी इज ग्रीनर्स 6 फेज प्रोसेस। इसमें फॉलोइंग 2 कंसेप्ट्स हैं, विच मीन्स कि ये थ्योरी बेसिकली इन 2 कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। इसका कहना ये है कि अगर आपको कोई भी चेंज इफ़ेक्टिव बनाना है, ठीक है, जो आप चाहते हैं उस चेंज से वैसा रिजल्ट पाना है, तो आपको 2 चीज़ें, 2 कंसेप्ट हमेशा याद रखने पड़ेंगे चेंज को डिज़ाइन करते वक्त। पहला कि पावर का रीएलोकेशन करना ही करना पड़ेगा। अगर आप सेम लोगों के साथ जो सेम पोजीशन पे सालों से हैं कोई चेंज अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर उनकी पोजीशन, पावर, उनकी अथॉरिटीज़ आपने चेंज नहीं किया, तो उस चेंज से जो आप करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलने बहुत मुश्किल हैं। एंड दूसरा जो ये चीज़ कहते हैं कि दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है चेंज प्रोसेस में, वो ये है कि चेंज एक रैंडम प्रोसेस नहीं है। आपको चेंज को एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस बनाना पड़ेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी चेंज करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप सोचें कि एक दिन में या एक हफ्ते में सारे एम्प्लॉयज़ मेरे चेंज को, मेरे डिसीजन को एक्सेप्ट कर लें और वो लागू हो जाए और उससे रिजल्ट आने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट विच वी हैव इज़ कि इनके फेजेस क्या क्या हैं। पहला फेज़ है प्रेशर एंड अरोजल, जब चेंज की नीड फील होगी तो चेंज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दूसरा फेज़ है इंटरवेंशन एंड रीओरिएंटेशन, बट ऑब्वियसली अब जब आपने चेंज प्लान करना शुरू कर दिया तो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इन्फॉर्म करना शुरू करोगे कि भाई ये ज़रूरत है, इसलिए ये चेंज करने की सोची जा रही है, ताकि आपको उनका फीडबैक मिल सके। फिर डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, कि चेंज जो हम करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। फिर हमारे पास है इन्वेंशन एंड कमिटमेंट, अब उस वजह को या उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढना। एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च, अब जो आइडियाज़ हमने ढूंढे हैं या जो डिसीजन हम अपना इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको एक छोटा सा ग्रुप या फिर कुछ चंद एम्प्लॉयज़ पे पहले एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। देन हमारे पास है रीइंफोर्समेंट एंड एक्सेप्टेंस, कि अब उसको जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है तो लोगों से उसको एक्सेप्ट करवाना भी हमारा काम है, ठीक है। अब चेंज मैनेजमेंट में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। कुछ सिंपल से बैरियर्स हैं। पहला है परसेप्चुअल बैरियर्स, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग, थोड़े से मिसकंसेप्शंस, मिसजजिंग, कुछ ह्यूमर्स, कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जब सुन लेता है इंसान तो उसका परसेप्शन बन जाता है कि ये चेंज तो गलत ही है, इसे तो मैं होने ही नहीं दूंगा ऑर्गेनाइजेशन में, मैं इसके अगेंस्ट ही रहूँगा, ठीक है। देन वी हैव इमोशनल बैरियर्स विच कैन बी फियर ऑफ लूजिंग योर पावर या फिर योर पोजीशन, ऐसा कुछ, ठीक है। देन वी हैव कल्चरल बैरियर्स, अब जैसे मान लो कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कि लाइक कि हम जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट में सिर्फ लड़के काम करते हैं और डे शिफ्ट में लड़कियाँ, बट लड़कों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी कि हर वक्त नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है और बाकी चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ, वो बहुत अफेक्ट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि ये ड्यूटी नाइट शिफ्ट वाली गर्ल्स और बॉयज़ दोनों शेयर करके करें, आधे महीने गर्ल्स करें, आधे महीने बॉयज़ करें। तो इस चीज़ को किसी भी बैकवर्ड रीजन में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा,
कल्चरल बैरियर की वजह से, क्योंकि जहाँ की जो सोसाइटी और जो कल्चर है वहाँ पे हर कोई ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता इजीली कि गर्ल्स नाइट शिफ्ट में काम करें, तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं। देन वी हैव इन्वायरमेंटल बैरियर्स। इन्वायरमेंटल बैरियर्स हम कह सकते हैं कि लाइक कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं या कुछ ऐसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको लगता है कि इस डिसीजन से उनकी पोजीशन छिन सकती है, उनकी सच्चाई बाहर आ सकती है, जो भी कुछ उनको हार्म हो सकता है, तो वहाँ पे उनका एटीट्यूड एकदम ही नेगेटिव होता है उस डिसीजन को लेके, ठीक है। एंड उसके बाद कॉग्निटिव बैरियर्स है, बट ऑब्वियसली कॉग्निटिव बैरियर्स क्या हो सकते हैं? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ना कर पाना, गलत टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करना, या एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट वगैरह वगैरह, इन सब के बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो इनकम्प्लीट हो, या वो लोग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दें क्योंकि वो लोग खुद नहीं चाहते कि वो चेंज हो, तो वो लोग अपने सबॉर्डिनेट्स को भी सही इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है। ओके, व्हेन टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ setting up a system through which we can attain the highest effectiveness of all the employees in any organization। अब इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट एक ऐसा ग्रेजुअल मतलब स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को उनके हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाता है, ताकि हमारा बेस्ट प्रोडक्शन हो, बेस्ट सेल्स हो, बेस्ट मार्केटिंग हो, एंड ऑन द वेरी सेम हैंड मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक। व्हेन टू टॉक अबाउट कि ये इसका नेचर क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये कि एक ये प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है। आपको एक एक चीज़ देख के प्लान करनी पड़ती है कि इस एम्प्लॉय में ये अच्छा है, इस डिपार्टमेंट में ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये सही करना है और इसको और अच्छा करना है, या ये प्रोसेस अडॉप्ट करना है, या ये टेक्निक अडॉप्ट करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। उसके बाद एक कोलैबोरेटिव अप्रोच टू चेंज। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्लान्ड स्ट्रैटेजी होती है, आप प्लान करोगे तो मिलके प्लान करोगे, प्लान को अप्लाई करोगे तो मिलके अप्लाई करोगे, तो ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। आप कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने साथ रख कर चेंज लाने के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच करते हो, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, बट ऑब्वियसली आपको स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करनी है तो आपको उसमें बिहेवियर भी, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी देखना पड़ेगा, तो वो साइकोलॉजी की स्टडी हो गई, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी देखनी पड़ेगी, अकाउंट्स भी देखनी पड़ेगी, तो कई सारे डिसिप्लिन्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने पे एम्फसाइज करता है, ठीक है। एंड एक सिस्टम अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें सारे ही लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कर रहे होते हैं और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करा रहे होते हैं। ऑन गोइंग प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली एक दिन में डेवलपमेंट होती नहीं है, ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इससे हम कोई भी एक गोल जो हम चाहते हैं, लाइक मान लो हम चाहते हैं कि हम एक साल में अपनी सेल्स को 10% बढ़ा सकें, तो इट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट, क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग सब कुछ अच्छा करेंगे, तभी सेल्स बढ़ेंगी। तो एक ये गोल अचीवर भी है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस इज़ अ काइंड ऑफ गोल अचीवर, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है, बट ओबियसली हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या कैसे कितना इफेक्टिव करना है वो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ पे बेस्ड होगा ही होगा। हम जैसे मान लो कि हम लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री हैं, अब हमें चाहते हैं कि हम अपना जो सेल्स है वो 10% बढ़ा दें, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमने लेबर को 18-18 घंटे काम कराएं, नहीं ना। इसका मतलब तो ये है कि हम कुछ नई ऐसी मशीन्स और नए ऐसे स्किल्ड लेबर भी लेकर आएँ जो प्रोडक्शन को इतना बढ़ाने के काबिल हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी एम्फसाइज करता है, बट ऑब्वियसली कंटिजेंसी ओरिएंटेड भी होता है। भाई हम जैसे मान लो कम्युनिकेशन को अच्छा और बेटर करना चाह रहे हैं, कोई आईटी सेक्टर की कंपनी है तो कम्युनिकेशन को अच्छा और बेटर करना चाह रही है। अब आईटी सेक्टर की कंपनीज़ में सर्वर डाउन होना या फिर डेटा गायब होना एक थोड़ा सा कॉमन सा लॉस होता है, ठीक है। उनके में तो यही सब होता है ना, उनके में इन्वेंट्री थोड़ी खत्म हो जाए, चूहा थोड़ी काट लेगा कुछ। तो एक बैकअप सर्वर रखना, एक बैकअप सॉफ्टवेयर रखना, ये सब क्या, ये सब कंटिजेंसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, है ना। तो इनको यूज़ करके आप ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी उन्हीं सब में आता है। देन वी हैव कि प्रोसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का, तो सबसे पहला है एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसका ये मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है ना, ये एक प्रॉपर एक जो प्रोसेस है ना कि बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसा है, अकाउंटिंग के लेवल किस पे चल रही है, इकोनॉमिक्स का क्या है उस फर्म के साथ, उस इंडस्ट्री में क्या कैसे चल रहा है, इसके लिए आपको अलग से एक टीम हायर करनी ही पड़ती है।
तो पहला स्टेप हो गया एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कि क्लाइंट से, या जैसे जो बिजनेस एनालिटिक्स जो एमएनसीज है, लाइक मैकेंजी हो गया, बेन हो गया, इन सब में बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पे उनका रोल होता है, वो कंपनी की हर एक डेटा को, हर एक सिनारियो को देखते हैं, जज करते हैं और आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उनका रोल आता है। तो उनसे मिलने के लिए, आपको उनके फर्म तक जाने के लिए, उन्हें हायर करने के लिए, उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कि भाई 1 साल में मुझे ये चीज़ें चाहिए, इनके लिए मेरी कंपनी मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये मुझे तुम करके बताओ। तो पहला क्या स्टेप हुआ, एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट देना। सेकेंड स्टेप है डायग्नोसिस। अब जो आपने जिस टीम को या जिस कंपनी को अपने एनालिटिक्स का काम दिया है, वो डायग्नोस करेगी चीज़ों को, डेटा कलेक्ट करेगी और उसको एनालाइज करेगी, ठीक है। फिर फीडबैक देगी कि भाई मैंने तुम्हारी कंपनी में ये डेटा देखा, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये तुम्हारी कंपनी में ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये करो वो करो। फिर उसके बाद अब उन्होंने कहीं आपको ऑप्शन दे के, मान लो कि तुम ऑप्शन ए भी कर सकते हो, ऑप्शन बी भी कर सकते हो। ए में इतना खर्चा आएगा, बी में इतना खर्चा आएगा, ए से ये फ़ायदा होगा, बी से ये फ़ायदा होगा। एंड उसके बाद लास्ट स्टेप में ओडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर दिया जाता है, जो कि अब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी आ चुकी है। अब 6th स्टेप जो है लीडिंग एंड मैनेजिंग द चेंज। अब उस चेंज को जो स्ट्रैटेजी हमें बिजनेस एनालिस्ट के पूरे ग्रुप ने बना के दी, उसको कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब जो है अभी जो मैंने आपको पहले बताया, जो चेंज एजेंट्स होते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाले प्रोसेस में, वो सब उसको देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होता है कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, अगर मैंने इस कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट को ये काम दिया तो उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। टॉपिक्स हमारे पास खाली ज़्यादा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बड़े बड़े। लाइक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस वर्ड का मतलब यहाँ पे समझ जाओ, तुम सब समझ जाओगे। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अटेंड। लिख लो कहीं पे, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अटेंड। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उससे कहा गया था कि उसे 10 टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं विदिन अ वीक, एंड 10 में एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। जितना भी डेटा लगता है 10 में वो 100% होना चाहिए। अब अगर उन्होंने 9 अकाउंट्स 100% एक्यूरेसी से बना लिए हैं विद इन अ वीक, तो उसका मतलब क्या है, वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्टिव को या किसी भी विजन, मिशन, गोल या किसी भी टारगेट को कितना अचीव करता है, उसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ इफ़ेक्टिवनेस। एंड सेम चीज़ का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशनल इफ़ेक्टिवनेस। The level of targets, goals, visions, objective, anything achieved by an organization is known as its effectiveness, ठीक है। उसी की इफेक्टिवनेस उसी से डिसाइड होती है, ठीक है। अब कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कितना सेल्स दे रही है, क्या कैसे कर रही है, उसी अकॉर्डिंग तो आप देखते हो ना कि वो बिलियनर कंपनी है, ठीक है, वो मिलियनर कंपनी है, या उसका इतना टर्नओवर है, उसका उतना टर्नओवर है। तो ये इफेक्टिवनेस रेट करने का तरीका होता है। तो 3 लेवल होंगे इफेक्टिवनेस के। सबसे पहला इंडिविजुअल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, तीसरा ग्रुप लेवल, ठीक है। कि ग्रुप लेवल पे आप कितने इफेक्टिव हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कितने इफेक्टिव हैं, एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप कितने इफेक्टिव हैं। हम देखेंगे कि कुछ अप्रोचेस जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। अब जैसे पहला जो है वो है एक्सटर्नल रिसोर्स अप्रोच, जिसे हम कंट्रोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिसोर्स अप्रोच क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। अब वो किसी एक पार्टिकुलर जगह एक्स पे काम कर रही है। उस जगह एक्स में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल सर्वेंट्स हैं, उन सबसे उनकी अच्छी खासी बनती है, अच्छे कनेक्शंस हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन, स्मूथ फ्लो जो उस कंपनी और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टीज़ के बीच में है। एग्जाम्पल है मेरे पास खाली है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पॉलिटिक्स आती है, लॉ आता है, नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह आती हैं, तो मैं एग्जाम्पल पॉलिटिक्स के रेफरेंस में दे रही हूँ, ठीक। बना के अगर उनसे उनकी चलती है तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कोई इम्पोर्ट ड्यूटी, कोई टैक्स वगैरह वगैरह कुछ है, जो बाकी की जो ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं उनको इतना इजीली वो सैंक्शन नहीं हो पा रहा, बट उनकी अच्छे खासे कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, वो जाके डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, अपनी बात रखेंगे, एंड कनेक्शन की वजह से उनकी बात मान ली जाएगी। तो बट ऑब्वियसली वहाँ पर उनकी इफेक्टिवनेस दूसरी कंपनी कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल सिस्टम अप्रोच, जिसे हम इनोवेशन भी बोलते हैं। अब
इसका मतलब ये होता है कि फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटी कितनी है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं वो कितना अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी काम जल्दी से और इनोवेटिव वे में कराने के लिए। ठीक है, तो ये इंटरनल सिस्टम अप्रोच हो गया। ठीक, उसके बाद टेक्निकल अप्रोच जिसे हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इस अप्रोच में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितने कम टाइम में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर कितने कम टाइम में कितनी सेल्स कर रहे हैं, या फिर कितने कम टाइम में कितना कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, ये सब कुछ टेक्निकल अप्रोच में आ जाएगा। ठीक है, गोल्स अटेनमेंट अप्रोच जो होता है ये बेसिकली वही अप्रोच होता है कि लाइक जो पहले से टारगेट दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि सेल्स डिपार्टमेंट है, वहाँ 5 मैनेजर्स हैं, उनके टारगेट है कि आपको 10-10 लाख की सेल करनी है। तो उन 5 ने कितने लाख की सेल, जैसे किसी ने 11 की कर ली, किसी ने 9 की करी, तो कितनी सेल्स क्या कैसे अचीव किया, किस लेवल का अचीव किया, वो होती है ग्रुप अटेनमेंट का अप्रोच। ठीक है, अब जिसने जितना अचीव किया होगा उसकी उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी। ठीक है, तो ये गोल अटेनमेंट अप्रोच होता है। अब देखो, अब हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स। बहुत घुस की थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि दैट विल नॉट हेल्प यू इन एनी मीन्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस, नीड, फीचर वगैरह इतना रटना ये हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो कल्चर का मतलब होता है वो ये होता है कि अ सेट ऑफ नॉर्म्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ और सिस्टम फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे टाटा सर की ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी वो टॉप पे प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये उनका कल्चर हो गया। तो कुछ सेट ऑफ बिलीव्स, कुछ ऐसे ही लाइक वैल्यूज़ या सिस्टम्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती हों वो उसका कल्चर होता है। ठीक है, वन टू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पावर। तो पावर वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर वर्ड का मतलब होता है द कैपेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, एनी ग्रुप और एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक समवन डू द वर्क एज द वे ही वांट्स एंड टू अटेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट। अपने हिसाब से काम करा लेना, अपने हिसाब का रिजल्ट निकलवा लेना, इस कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? पावर। इसे हम बोलते हैं पावर। पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, कैसे भी पावर। अगर आप किसी को परसुएड करा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं या जो आप करवाना चाहते हैं वो काम करने के लिए, तो दैट इज़ योर कैपेबिलिटी, योर पावर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल पावर क्या होगी? कोई भी एम्प्लॉय इंडिविजुअल लेवल पे, कोई भी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रुप लेवल पे, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो रिज़ल्ट चाहती है, जो आउटपुट चाहती है, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेकर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवा कर वैसा ही काम करवा सकती है, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल पावर। एंड नाउ द सेम थिंग गोज़ ऑन विथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, नाउ वी विल सी कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स देखो, बेसिकली अब पॉलिटिक्स में ये नहीं है कि वो नेता और जनता वाली पॉलिटिक्स, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पॉलिटिक्स एक रियलिटी आज के टाइम में बन चुकी है। अब पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बिहेवियर होता है जो एक कंडीशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए या अपने अकॉर्डिंग अफेक्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, प्लान्ड, स्ट्रैटेजिक, सिस्टमैटिक बिहेवियर। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र। तो षड्यंत्र क्या होता है? हमेशा प्लान्ड होता है, हमेशा स्ट्रैटेजिक होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, इसके लिए अगर मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा या इन दो लोगों के बीच में फूट पैदा कर दूंगा या दो लोगों की दोस्ती करवा दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, तो मुझे ये अपना जो रिज़ल्ट है या जो सिचुएशन मैं चाहता हूँ वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उस प्लान्ड स्ट्रैटेजिक बिहेवियरल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिक्स बोलते हैं। एंड सेम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में आजकल यूज़ होने लगी है। जैसे मान लो कि एक डिसीजन मान लेते हैं कि लाइक कि डिसीजन ये आया कि अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर रही है, उसके बावजूद सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो इसमें हम सेल्स मैनेजर्स जो हैं उनकी गलती मानेंगे। ठीक है, बट अब यहाँ पे सेल्स मैनेजर की गलती है, उन्हें पता है, बट यहाँ पे अगर वो पॉलिटिक्स यूज़ करें, पॉलिटिक्स का मतलब आपको मैंने बता दिया, पॉलिटिक्स का मतलब पावर, पैसा, पोजीशन, नेता, पार्टी, ये सब नहीं। पॉलिटिक्स का मतलब यही कि आप किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करने के लिए क्या सिस्टमैटिक बिहेवियर पैटर्न यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे आप पॉलिटिक्स का यूज़ करना चाहेंगे कि लाइक जो सेल्स मैनेजर्स 5-6 लोग हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया 5-6 मैनेजर्स कि भाई अब क्या किया जाए, मार्केट ऐसी है, सेल्स है नहीं, तो हम कैसे प्रूफ करें कि मार्केटिंग वालों की गलती है, और अगर हम ये नहीं प्रूफ कर पाएँ कि मार्केटिंग वालों की गलती है, तो हम कैसे प्रूफ करें कि प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है कि इस लेवल की सेल हो पाए। तो यहाँ पे अपना क्या पॉलिटिकल माइंड यूज़ करोगे।
तो दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अब आजकल हर जगह है, ठीक है, अपने जो आपके जानकारी में कनेक्शन में है उनको फेवर करना, उनको इजीली रिक्रूट करवा लेना, उनकी हेल्प करते रहना, उनको इजीली लीव दिला देना, ये सब कुछ आजकल बहुत इजीली चलता रहता है, ठीक है। ये रियलिटी है ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे एमएनसी हो, चाहे नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर, ठीक। लास्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका आई बटन में भी लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अभी हमारा यूनिट 4 हो गया है ख़त्म फाइनली। देखो, बताना मुझे ये भी है कि लाइक अकाउंट्स और मैथ्स मैं बैठ के देख रही थी तुम लोगों की बुकें और तुम लोगों का कंटेंट वगैरह, एंड फिर मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह भी देखे, ठीक है। बीकॉम को तो पहले से ही सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यूज़ होता रहता है, तो एमसीक्यूज़ और जो बुक के कंटेंट और प्रैक्टिकल वगैरह ये सब जो है ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा दूँ, डजंट मैटर्स, कोई मतलब उसका निकलेगा ही नहीं। एंड आई थिंक इतना टाइम भी नहीं कि मैं थ्योरी पढ़ाऊँ, अगर पढ़ाऊँ बनाऊँ या कुछ जैसे कुछ वीडियोज़ बने रखे हैं, बट दैट आर यूजलेस। मैं आपको डेप्रिसिएशन का रीज़न बता दूँ, डेप्रिसिएशन के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नेचर बता दूँ, कहाँ आएंगे एमसीक्यूज़ में? नहीं आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, अगर आपको ये पता होगा तो आप एमसीक्यूज़ कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि जो फॉर्मूलेज़ हैं बेसिक, ताकि आपको हर जगह से ढूंढना ना पड़े, सारे फॉर्मूलेज़ का एक वीडियो आपको दूंगी, ठीक है। एंड एमसीक्यूज़ अप्रॉक्स 250 के अप्रॉक्स या फिर 300 के अप्रॉक्स, जितने भी मैं करा सकूँ, एमसीक्यूज़ का एक डेडिकेटेड वीडियोस दूंगी। फॉर्मूलेज देख के वीडियोस से लिख के पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रिकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। एंड एमसीक्यूज़ ज़रूर देख के पढ़ के जाना, अगर देखने से याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना उसको बैठ के लिखते रहना, जब चलता रहेगा कंटेंट आता रहेगा, मैं एक्सप्लेन भी करती रहूँगी और बताती भी रहूँगी क्यों ये एमसीक्यू मैंने मार्क किया। अगर कोई ट्रिक या टेक्निक भी मुझे बीच में मिलती रहेगी किसी एमसीक्यूज़ की, तो मैं वो भी बताती रहूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट। शाम तक आ जाएगा एमसीक्यूज़ का भी वीडियो, एंड बाकी की प्लेलिस्ट, बाकी के वीडियोस सब कुछ इधर उधर लगे हुए हैं, गो वॉच देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।